नमस्कार। आपकी अदालत, आपका फैसला में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आखिरकार कभी हां कभी ना करते करते बन ही गई। भारतीय जनता पार्टी का यह दावा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो स्थायी होगी। अब यह सरकार कब तक टिकेगी, कैसी चलेगी और पहले की सरकारों से कैसे अलग होगी, इस पर बहस करने के लिए आज आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के श्री नरेंद्र मोदी। तो शुरू करते हैं आज का मुकदमा। नरेंद्र मोदी जी, आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलाइज के साथ मिलकर सरकार बनाई है। आखिरकार सरकार तो बनी, एलाइज के साथ मिलकर सरकार बनाई है। आखिरकार सरकार तो बनी गई आपकी, लेकिन सवाल अब लोगों के दिमाग में ये है कि ये सरकार कैसी होगी और कब तक चलेगी। खास तौर से इसलिए क्योंकि आपने अपनी बेसिक आइडियोलॉजी, बेसिक इश्यूज को कॉम्प्रोमाइज किया है। देखिए, देश की जनता के मन में अब सवाल ये नहीं है कि सरकार कैसी होगी, क्योंकि सरकार बन चुकी। जहां तक आइडियोलॉजी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आइडियोलॉजी में कोई समझौता नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में से एक भी चीज नहीं निकाली है। हिंदुस्तान की जनता ने हमको जितनी मात्रा में वोट दिए, उतनी मात्रा में ही हम गुड डिलीवर कर सकते हैं। अगर हमको 2/3 बहुमत दिया होता तो हम धारा 370 को भी निकालने का निर्णय कर सकते थे। हिंदुस्तान की जनता ने हमको यही करने के लिए कहा हुआ है कि फिलहाल सबके साथ चल करके जो कॉमन चीजें हैं उतनी करवा लो। ये बात तो आप स्वीकार करेंगे कि जब आपका मन आपके एलाइज के साथ आपके बेसिक मुद्दों पे नहीं मिलता है तो जो क्वालिटी होगी इस अलायंस की। देखिए, जब राजनीति में पोलराइजेशन होता है वो एक अलग पहलू होता है, जिसमें किसी दलों का दूसरे दल के अंदर एसिमिलेट होना होता है। जब कोएलिशन होता है तब वैचारिक ध्रुवीकरण नहीं होता है। सब पार्टियां अलग अलग हैं क्योंकि सबके अपने अपने विचार हैं, वरना एक ही दल होता, क्यों अलग अलग दल होते। भारतीय जनता पार्टी ने एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, उसकी जिम्मेवारी है कि हिंदुस्तान की जनता ने जो मैंडेट दिया है, स्थिर सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने इनिशिएटिव लिया है और हमें लगता है कि हम हिंदुस्तान के आम आदमी की इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो मिनिमम बातें हैं उसको हम पूरा कर पाएंगे। आपकी सरकार अगर देखने में स्टेबल लगे भी, मतलब चल भी जाए, तब भी आपके ऊपर चारों तरफ से इतने थपेड़े पड़ेंगे कि आप लोग जो करना चाहते हैं अपने मन से वो नहीं कर पाएंगे। इतना तो स्वीकार करिए। मुझे नहीं लगता है हम वो सब करेंगे जिसको हमने नेशनल एजेंडा में कहा है, और हिंदुस्तान की जनता को हम करके दिखाएंगे और देश की जनता को भी आशा है, भरोसा भी है। ऑडियंस से आई थिंक एक सवाल पूछना चाहते हैं आप। मोदी जी, आपकी पार्टी के जो इशू थे मेन, वो आपने इस वक्त मजबूरी के अंदर खत्म कर दिए। काश अगर आप इलेक्शन से पहले इन तीनों को खत्म कर देते तो आपकी फुल मेजोरिटी आ जाती। भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों का उपयोग वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं करती है। हमारे लिए जो सिद्धांत है वो सिद्धांतों को हम आज नहीं तो कल, कभी न कभी हिंदुस्तान की जनता की इच्छा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए उपयोग में लाने वाले हैं। फिलहाल हमारे सामने जनता ने जो मैंडेट दिया है वो मैंडेट इस प्रकार का है कि हमको और लोगों को साथ लेना है। मोदी जी, आपने हरियाणा को संभाल रखा था, लेकिन इन चुनाव में आपकी पार्टी क्यों पिछड़ गई? सिर्फ एक ही सीट मिली। वहाँ जो शराबबंदी का एक प्रयोग किया गया, जनता में से जिस प्रकार का एक सामाजिक जागरण का काम होना चाहिए, उससे पहले ये होने के कारण जनता के मन में एक अविश्वास सा भी पैदा हुआ कि भाई ये शराबबंदी के कारण कुछ ज्यादती हो रही है, पुलिस का कुछ इंटरफेरेंस हो रहा है, उसके कारण जनता की नाराजगी होना स्वाभाविक था। तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट फैक्टर था जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा है। जसवंत सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बनने जा रहे थे, सारे अखबारों की हेडलाइन थी, और शायद अटल जी का शायद ये फैसला भी रहा होगा, लेकिन आरएसएस ने ऐन वक्त पे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो खुद चुनाव हार गए हैं, इसलिए उनको बनाना ठीक नहीं होगा। और आरएसएस की चली, अटल जी जो प्रधानमंत्री हैं उनकी नहीं चली। ये सरासर झूठ है। भारतीय जनता पार्टी के निर्णय भारतीय जनता पार्टी करती है। आज तक कभी भी आरएसएस ने किसी भी विषय में कभी भी दखल नहीं दी है, लेकिन कुछ लोगों को जब कुछ मिलता नहीं है तो इस प्रकार की बात करने के लिए कहीं न कहीं आरएसएस को लाना उनके लिए अनिवार्य हो जाता है। होता क्या है कि मीडिया में स्पेकुलेशन शुरू होते हैं, फलाना ये बनेगा, डिकना ये बनेगा, फलाना ये बनेगा, हेडलाइन बना देते हैं। जब बनता नहीं है तो उनको लगता है यार हमारा अखबार तो झूठा निकला,
अब अखबार को सच निकालने दे, क्या कहना, तो ये कह देंगे फलाने के कारण नहीं बना। वैसे मोदी जी, आप लोग ये झूठ क्यों बोलते हैं बीजेपी वाले कि आपके आरएसएस से कोई? हमने ऐसा नहीं कहा। हाँ, मैंने ये कहा कि आरएसएस कोई दखल नहीं देता है। लेकिन ये भी तो झूठ है। नहीं, ये सत्य है। और ये झूठ कहने का अधिकार आपको नहीं मिलता है इस प्रकार से। आप सबूत दीजिए। हाउ आर यू गोइंग टू से दिस? देखिए, आप ही के वीएचपी के एक लीडर ने, सीनियर लीडर ने ये खुद कहा कि गुरु गोलवलकर जी ने खुद अपने स्टेटमेंट में ये कहा था कि बीजेपी यानी कि तब जनसंघ भी उतनी ही करप्ट हो सकती है जितनी कांग्रेस पार्टी हो गई है। और फर्क कांग्रेस और बीजेपी के अंदर, मतलब उस वक्त जनसंघ के अंदर, ये है कि हालांकि कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी है, जनसंघ के पीछे एक उसको साफ करने के लिए गंगा का प्रवाह है जिसका नाम है आरएसएस। देखिए, अब आपके अंदर कमी होगी, आपकी टांग खींचने के लिए, आपको साफ करने के लिए, आपको हटा देने के लिए भी आरएसएस। मैं स्वयं आरएसएस का व्यक्ति हूं जी। मैंने गुरुजी की हर चीज पढ़ी है जी, लेकिन न मैंने ऐसा कहीं पढ़ा है और न ही गुरुजी को जितना मैंने जाना है इस भाषा में वो बोलते थे। इसलिए कहीं से बनी बनाई ये तो स्टेटमेंट है, ऑन टेप स्टेटमेंट है, अखबार का स्टेटमेंट नहीं है, नहीं, इसलिए द्वारा किया हुआ इंटरव्यू है। और सीधी बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ बीजेपी नहीं, आरएसएस पूरे हिंदुस्तान में मूल्यों की प्रस्थापना के लिए कोशिश करने वाला एक आंदोलन है, एक संगठन है। बीजेपी के अंदर भी मूल्यों की संस्थापना हर जगह पे, जीवन के हर क्षेत्र में, सिर्फ बीजेपी नहीं, तो आप जीवन के हर क्षेत्र में। तो आप स्वीकार क्यों नहीं करते कि अगर आप यानी बीजेपी के लोगों से गलती होगी तो आपकी टांग खींचने के लिए, आपको सीधा करने के लिए टांग खींचने वाली परिभाषा है वो अयोग्य है। उनकी पूरी जो कल्पना है वो पूरे समाज जीवन के अंदर एक चरित्र निर्माण का उनका प्रयास है और उस चरित्र निर्माण के प्रयास से समाज जीवन में अच्छाइयों को उभारने की उनकी कोशिश है और उस कोशिश का लाभ बीजेपी को भी मिलेगा। मोदी जी, आप आज सत्ता में हैं, हो सकता है कल ना हो। आज सत्ताधारी होने के नाते, सरकार में होने के नाते आप क्या शपथ लीजिएगा कि जनता के हित के लिए आप सबसे महत्वपूर्ण खुद क्या करेंगे? देखिए, हम सत्ता में न हो, कल भी न हो, ये सपने बहुत लोगों के हैं लेकिन पूरे नहीं हो रहे। जहां तक शपथ का सवाल है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में राजनेताओं की और राजनीतिक दलों की क्रेडिबिलिटी ये दांव पे है। ये क्रेडिबिलिटी कैसे बने, विश्वसनीयता कैसे बने। दूसरा विषय है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। अगर इन दो चीजों को भी कर लिया तो मुझे लगता है कि जनता के अंदर विश्वास बैठेगा और देश के लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था और बढ़ेगी। आपके पार्टी वर्कर्स का यह कहना है कि आपके लोग, लीडर्स इतने अहंकारी हो गए, लीडर तो लीडर के लैडर यानी सीढ़ियां जो उन तक चढ़ने वाली हैं, उनके पीएस और एपीएस, वो भी इतने अहंकारी हो गए कि आप अपने वर्कर से ही कट गए और आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हरवाया है सबक सिखाने के लिए। न संघ का ये कोई कभी विचार हो सकता है, न कुछ हो सकता है। और दूसरी बात है, कार्यकर्ता, ये ठीक है कि हमारे लोग नए सरकार में आए हैं, वो अपने डिपार्टमेंट को ठीक करने में लगे हैं, उसको काम में लगे हुए हैं। हो सकता है कहीं पर ये कंप्लेन हो सकती है, मैं मिलना गया, मिलना नहीं। आपके सारे वर्कर जिससे बात करो कहते हैं हमको गुलाम समझते हैं, हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, हम क्यों? मैं भी वर्कर हूँ साहब, मैं तो गुलाम नहीं मानता हूँ। आप कहाँ? आप तो मैं वर्कर हूँ भैया। आप तो नेता हैं। मैं भी वर्कर हूँ। आप कह रहे हैं कि आपको आरएसएस ने नहीं हरवाया। आपके प्रधानमंत्री, आपके पार्टी के प्रेसिडेंट सुषमा स्वराज, ये सभी लोग बार बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी को बीजेपी ने हरवाया, घर के चिराग ने घर में आग लगा दी। अटल जी ने ऐसा कहा है और आडवाणी जी ने ऐसा कहा, मैंने सुना नहीं है। सुषमा जी का जरूर मैंने सुना है। सुषमा जी ने दिल्ली के रेफरेंस में ये कहा है। मैं भी इस बात को अलग ढंग से कहता हूं, मैं सुषमा जी के शब्दों को एंडोर्स नहीं करता हूं, लेकिन मैं जरूर मानता हूं कि दिल्ली में कांग्रेस ने हमको पराजित नहीं किया है। दिल्ली में हमारा सेल्फ आउट है। मतलब जैसे क्रिकेट में रहता है ना, कोई विकेट कैच आउट होता रहता है, कोई रन आउट होता है, कुछ बैट्समैन का खुद का बैट टच हो जाता है विकेट को, मतलब हिट विकेट हो गया। हाँ, तो हम लोग सेल्फ आउट है। दिल्ली के मामले में हम सेल्फ आउट है। तो सेल्फ आउट का मतलब वो बैट्समैन जिसको कि बल्ला चलाना नहीं आता विकेट पे मार देता है। चलाना आता है, नहीं आता नहीं, जिस हालात में परिस्थिति पैदा हुई उसका ये परिणाम है। तो ये परिस्थिति, इसलिए कांग्रेस को कोई बहुत बड़ा गौरव करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, लेकिन ये परिस्थिति क्यों हुई कि आप लोगों को आपकी ही पार्टी ने हरवा दिया? क्यों?
हम इस दिशा में चिंतन कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि चिंतन तो आप कई दिन से कर रहे हैं, मतलब कुछ निकला कि नहीं निकला? निकलेगा और आप तक पहुंच जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, आपका हिंदुत्व का नारा था जिससे कि आपकी लोकसभा में 2 सीट सन 84 में आई थी, वहां से बढ़ के आप लोग बढ़ते बढ़ते 1998 में सरकार बनाने के मुकाम तक पहुंच गए। अब आपका हिंदुत्व का नारा भी फेल कर गया। इस इलेक्शन में आपने फिर एक इलेक्शन गिमिक के तौर पे वंदे मातरम और सरस्वती वंदना की बात करी, लेकिन लोग समझ गए कि ये सिर्फ वोट लेने के लिए इलेक्शन टाइम पे एक सेंटिमेंटल इशू को उठाते हैं। हिंदुत्व ये भारतीय जनता पार्टी का कभी चुनावी नारा नहीं रहा है। हिंदुत्व ये हमारे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है। ये चुनावी खेल खेलने के लिए एक ताश का पत्ता नहीं है। ये इशू कभी था ही नहीं। हिंदुस्तान में अनेक सरकारें आई, सरस्वती वंदना के 7 कार्यक्रम हुए थे और ये सोनिया वंदना में लगे हुए लोग सरस्वती वंदना को भूल गए। आपका आर्टिकल ऑफ फेथ है हिंदुत्व, तो ऐसा क्यों होता है कि जब इलेक्शन आता है तभी आपकी फेथ एकाएक उजागर हो जाती है? सरस्वती वंदना ये गुजराल साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे उस कार्यक्रम में भी हुई थी। ये कोई डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के कार्यक्रम में नहीं हुई है। इसको इश्यू बनाया उन लोगों ने जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इस प्रकार के इश्यू भड़काने से लाभ हो सकता है, तत्कालीन लाभ हो सकता है, इसलिए उछाला गया। हिंदुस्तान के कार्यक्रमों में सरस्वती वंदना कभी नई चीज नहीं थी। इस बार इसलिए उछली क्योंकि चुनाव था। नहीं, चुनाव में उछालने से वोट बैंक की राजनीति रिवाइव होती है। नहीं, आप लोगों ने पहले जिद करी कि सब को सरस्वती वंदना करनी होगी। मुसलमान नाराज हुए, आपके हाथ से निकल गए, पोलराइज होकर कांग्रेस के पास पहुंच गए। फिर आपने हाथ पीछे खींच लिया, कहा नहीं ऐसा हमने करने को नहीं कहा, तो जो हिंदुत्व वाले वोट थे वो भी आपके हाथ से निकल गए। ये आपकी थियरी है, आप गलत सीक्वेंस के आधार पर बात बता रहे हो। जी, तो सही सीक्वेंस बताइए ना। मैंने बता दिया जी कि ये कांग्रेस ने वहां उछाला मुद्दा और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए उछाला है। भारतीय जनता पार्टी जिस सरकार में है उस सरकार ने कभी नहीं कहा है कि सरस्वती वंदना कंपलसरी करेंगे। इट वॉज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम जिसका विरोध किया गया। प्रीवियसली ये कितने हिपोक्रेट हैं देखिए। जिस समय गुजराल साहब की सरकार थी उस समय भी यही हुआ था, लेकिन उस समय नहीं उछला क्योंकि वो उनको तो अधिकार है बिन सांप्रदायिकता। जनता के सामने समस्या है महंगाई की, उसके सामने समस्या है लॉ एंड ऑर्डर की। आप कह रहे हैं कि हम 2020 में तुमको एक ऐसा शासन देने वाले हैं जो कि इतना बढ़िया। वो 2020 की बात नहीं सोच रहा है, वो आज की बात सोच रहा है। हमने किसी को नहीं कहा हम 2020 में ये करेंगे और कहा ये करेंगे। हाँ, राजीव गांधी ने कहा था 21वीं सदी की बात। हाँ, हिंदुस्तान में उसके बाद किसी ने नहीं की। जनता का आज ये कहना है कि ठीक है, आपने हमको प्याज महंगा दिया, हमको प्याज महंगा पड़ा, लेकिन हमसे ज्यादा आपको प्याज महंगा पड़ा। हाँ, मैं मानता हूं कि महंगाई ये मुद्दा बना इस चुनाव में और उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन उसके पीछे जो कोई कारण है वो काफी चर्चा हो चुकी है, अखबार में हो चुकी है। गलत आकलन हो गए, उसके आधार पर गलत नीतियां पुरानी सरकारों की बनी, बाद में जो समस्या आई, मौसम का मार पड़ा है, सारी बातें जानते हैं। और जब चुनाव रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस के एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री नेता से पूछा गया, अच्छा बताओ भाई अब क्या ब्याह से प्याज दोगे, तो रिजल्ट आते हुए फटक गए, अरे भाई अभी चर्चा छोड़ो, वो बाद में हम देखेंगे। आपकी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट श्री कुशाभाऊ ठाकरे ने खुद ही अपने मुंह से कहा है कि हमारी पार्टी और सरकार में तालमेल नहीं है। हाँ, हम सब ये महसूस करते हैं कि हमको कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की आवश्यकता है। मतलब आप हम ये महसूस करते हैं, हम ये महसूस करते हैं। और उसका कारण ये है कि संगठन के जो वरिष्ठ लोग थे वो सरकार में हैं, लेकिन वो सरकार में नए हैं। और मेरे जैसे अनेक लोग हैं जो काफी जूनियर रहे, वो आज संगठन में वरिष्ठ बने हैं, और हम संगठन में नए हैं। तो नयापन का जो समस्या रहती है वो है, और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता हमारी इस समस्या को, हम जनता को भी समझा पाएंगे। मतलब आप राज करना अभी सीख रहे हैं, अभी आपको आता नहीं है। आता नहीं है ये शब्द आप बोल सकते हैं, अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को विकास के लिए सीखना होता है। कांग्रेस को 50 साल के बाद भी सीखना होता है और हमको 100 साल के बाद भी सीखना होता है।